Hello everyone, I welcome you all to my channel Education World. And as we are discussing the chapter The Rise of Nationalism in Europe, so what we are going to discuss today, that is the topic Unification of Italy. That is very interesting क्योंकि मुझे इस chapter में दो ये topics बहुत ज़्यादा पसंद है, Unification of Italy and Unification of Germany. तो let's go and we will start today with the Unification of Italy. चलिए तो देखते हैं कि कैसे इटली को यूनिफाइड कराया गया, क्योंकि लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि कैसे जर्मनी को यूनिफाइड कराया गया, तो इटली में क्या डिफरेंस था, इसको कैसे यूनिफाइड कराया गया, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो लुक हियर, इटली वाज डिवाइडेड इन 7 स्टेट्स ऑफ व्हिच ओनली वन, दैट वाज सार्डिनिया पीडमोंट, वाज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस. अब देखो इटली, अगर हम उस टाइम की बात करें तो इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था जब ये यूनिफाइड नहीं था, और इसमें से केवल एक ही पार्ट इटली का, जिसका नाम था सार्डिनिया पीडमोंट, इसको केवल जो इटालियन प्रिंस थे वो रूल किया करते थे. सो लेट्स सी कि बाकी स्टेट्स किसके अंडर में थे फिर. सो लुक हियर, द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर. जो नॉर्दर्न पार्ट था इटली का, दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर. सेंटर जो था वो पॉप के कंट्रोल में था, एंड सदर्न रीजन्स वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन. तो आप देखोगे कि 3 एरियाज हैं, सेंट्रल पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट. सदर्न पार्ट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन. अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बर्बन जो किंग्स थे, दे वर द बर्बन जो डायनेस्टी है वो फ्रांस की भी थी आपकी, लेकिन यहाँ पर हम स्पेनिश बर्बन किंग्स की बात कर रहे हैं. So southern part was under the control of Bourbon kings, and the center was under the control of the Pope, and the northern part was under the control of the Austrian Habsburg Empire. So even the Italian languages had not acquired one common form and still had many regional and local variations. इसके बाद भी आप देखोगे कि जो इटालियन लैंग्वेज है ना, उसमें बेसिकली कोई एक कॉमन फॉर्म नहीं थी उसकी, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह से इसको बोला जाता था. जैसे आप हिंदी को देखोगे तो हिंदी को इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग फॉर्म्स में बोला जाता है. सो इन द सेम वे आप देखोगे कि एक कोई इवन लैंग्वेज नहीं थी इटालियन, बल्कि उसको मेनी वेरिएशंस में बोला जाता था अलग अलग पार्ट्स में इटली के. अब अगर हम बात करें कि इटली को यूनिफाइड कराने का आइडिया सबसे पहले किसने दिया, सो दैट वाज बाय गुजिपी मजीनी. 1830 में इन्होंने आइडिया दिया था कि भाई इटली को भी यूनिफाइड कराया जाए, जैसे कि जर्मनी को यूनिफाइड कराया गया है. सो ही ट्राइड टू अचीव दिस गोल थ्रू हिज सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली, फॉर्म्ड बाय हिम. अब उसने क्या किया, एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की, यंग इटली, और इसके थ्रू उसने ट्राई किया कि इटली का यूनिफिकेशन कराया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए कि नेशनलिस्ट आइडियाज उनमें फिल किए जाए, and then they can come together and we can unify Italy. So that was the view of Giuseppe Mazzini. So लेकिन क्या वो सक्सेसफुल हुए इसमें? उन्होंने आइडिया तो दिया कि इटली को यूनिफाइड कराया जाए, इसके लिए उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी भी फॉर्म कर दी. सो लेट्स सी कि क्या इसको यूनिफाई कराने में उनको सक्सेस मिली या नहीं. So look here, after his failed revolution, so it means that he failed to unite Italy. वो सक्सेसफुल नहीं हुए इटली को यूनिफाइड कराने में. 1831 में रेवोल्यूशंस की, 1848 में रेवोल्यूशंस हुई, लेकिन फिर भी इटली का यूनिफिकेशन नहीं हुआ. किसकी बेसिकली ट्रायल से, आपके जो गुजिपी मजीनी थे उनके जो ट्रायल्स थे वो फेल हो गए. सो द लीड वाज टेकन नाउ बाय द किंग ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट. अब लीडिंग किसने ली कि चलो तुमसे तो नहीं हो पाया, अब हम देखते हैं. सो विक्टर इमानुएल टू जो थे, उन्होंने अब लीड किया. बेसिकली जो कहाँ के राजा थे, कहाँ के प्रिंस थे, ही वाज द किंग ऑफ द सार्डिनिया पीडमोंट. सार्डिनिया पीडमोंट के वो रूलर थे, और उन्होंने ये लीडरशिप ली कि अब हम यूनिफाई कराएंगे इटली को. अब उन्होंने इसमें ऑब्वियसली अकेले तो वो नहीं कर सकते, विद द हेल्प ऑफ आर्मी उनको ये करना पड़ेगा. उनके जो मेन लीडर्स थे, उनके जो मेन मिनिस्टर्स थे, दोज वर कैवूर एंड गैरिबाल्डी. तो इनकी उन्होंने हेल्प ली थी यूनिफिकेशन कराने में इटली के. Look here, in the eyes of the ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. अब देखो लास्ट क्लास में भी जब हमने जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, सो वी हैव सीन कि दैट इज ओके, क्योंकि जो विल्हेम फोर्थ थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने तो डिनाई कर दिया था कि भाई मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एक्सेप्ट नहीं करूंगा. लेकिन आपने देखा कि जो विलियम वन थे उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया था जर्मनी को कि हाँ ठीक है, मैं इसको यूनिफाई कराऊंगा और मैं एक
यूनिफाइड जर्मनी पे रूल करूंगा। सो रीजन वाज क्लियर देयर कि बेसिकली वो चाहते थे कि अगर आपका एक यूनिफिकेशन हो जाएगा तो आपके कंट्रोल में तो बड़ा एरिया आएगा। अभी आप छोटे से एरिया पर रूल कर रहे हो, वहां के रूलर हो, लेकिन अगर इसको यूनिफाइड कराया जाएगा तो आप एक बड़े एरिया के रूलर बनोगे, आपकी पावर्स में इंक्रीमेंट होगा, आपकी पावर्स इंक्रीज होंगी, आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट कर पाओगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाओगे। सो दैट वाज द थिंग विद दिस व्यू यू विल सी हियर कि जो विक्टर इमानुअल थे उन्होंने ये लीडरशिप ली कि हम इटली को यूनिफाइड कराएंगे। एंड एज वी हैव डिस्कस्ड कि इसमें हेल्प उन्होंने केवूर की और गेरिबाल्डी की। सो लेट्स सी हियर केवूर और गेरिबाल्डी का कंट्रीब्यूशन था क्या यूनिफिकेशन में, अगर उनकी हेल्प ली विक्टर इमानुअल ने तो। So look, Chief Minister of Sardinia Piedmont, who was Count Cavour, led the unification process. तो उन्होंने नॉर्थ में आप देखोगे कि इस यूनिफिकेशन प्रोसेस को लीड किया बेसिकली किसने, काउंट केवूर ने। Like many other Italian elite, he also spoke French much better than he did Italian. So that we have discussed in this chapter कि जो elite groups थे बेसिकली, जो aristocratic groups थे, वो मेनली फ्रेंच लैंग्वेज को यूज किया करते थे, किसके लिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए। एंड दैट वी हैव सीन, आपको याद थोड़ा सा और रिमाइंड करा देती हूँ, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली मैट्रिमोनियल रिलेशंस भी उनके एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के बीच में ही हुआ करते थे। तो दैट वी हैव सीन जब हम कंजर्वेटिव रिजीम की बात कर रहे थे उस टाइम पर हमने ये डिस्कस किया था। सो काउंट केवूर वाज आल्सो फ्रॉम द एरिस्टोक्रेटिक फैमिली एंड दैट यू विल सी कि उन्होंने वो भी फ्रेंच ज्यादा बेटर बोल लेते थे इटालियन लैंग्वेज से। सो ही मेड अ डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस टू डिफीट ऑस्ट्रिया एंड यूनिफाई इट्स नॉर्दर्न टेरिटरीज। ही सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। तो उन्होंने क्या किया, फ्रांस के साथ में एक डिप्लोमेटिक अलायंस बनाई कि भाई आपकी हेल्प चाहिए मुझे डिफीट करने में, किसको, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को। और फ्रांस ने उनकी हेल्प भी की ऑस्ट्रिया को डिफीट कराने में। सो विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच वी कैन से हियर फोर्सेस, आप देखोगे कि जो नॉर्दर्न टेरिटरीज थी इटली की उनको फ्री करवा लिया गया, किससे, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर से। और कब फ्री कराया गया, 1859 में। अब आपको मैं एक डेट्स के लिए ना बहुत अच्छा सा सजेशन देती हूँ, आप ना चैप्टर के या तो स्टार्टिंग में ही या फिर एंड में, इट विल बी बेटर कि अगर आप एंड में ज्यादा कि एंड में अगर टाइमलाइन एक फॉर्म करोगे पूरे चैप्टर की, जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाते हो तो आप ये कर सकते हो, या तो स्टार्टिंग के 2 पेजेस आप छोड़ दीजिए कि जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, और एक स्मॉल नोट में क्या करेंगे, आप लिख लेंगे कि बेसिकली ईयर में हुआ क्या। सो दैट विल हेल्प यू कि आपके जो ईयर्स है ना वो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लर्न हो जाएंगे। सो दैट आई विल सजेस्ट यू कि जितनी भी डेट्स हैं उनको आप एक क्रोनोलॉजिकल वे में लिख लो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख लो, ताकि आपके लिए इनको लर्न करना और सीक्वेंस में लर्न करना इजी हो जाएगा। आप कनेक्ट कर सकते हो कि अच्छा ठीक है, जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद इसका यूनिफिकेशन हो, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। सो दैट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न द डेट्स इन अ सीक्वेंस ऑर्डर। सो दैट यू कैन डू, आई एम ओनली सजेस्टिंग यू, बट हाँ ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आई श्योर। उसके बाद हम देखेंगे कि 1859 में, चलो दैट वाज डन कि फ्रांस की मदद से जो केवूर थे उन्होंने ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को डिफीट कर दिया और नॉर्दर्न पार्ट को फ्री करा लिया। चलो अब हमारा एक काम तो हो गया, बाकी के 2 पार्ट्स अभी हमारे बचे हुए हैं, सेंटर पार्ट और सदर्न पार्ट। सो व्हाट हैपेंड विद द सदर्न पार्ट इन आपका सेंटर पार्ट। अभी देखो हमने केवूर का तो देख लिया क्या कंट्रीब्यूशन था, गेरिबाल्डी अभी हमारे बचते हैं। सो लेट्स डिस्कस कि गेरिबाल्डी ने क्या किया। In the southern part, with a large number of armed volunteers, Giuseppe Garibaldi led the movement, and in 1860 they marched into South Italy and the Kingdom of Two Sicilies. He succeeded in winning the support of the local peasants to drive out the Spanish rulers. So that we have seen कि southern part में कौन रूल कर रहा था, Spanish rulers। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि southern part में, नॉर्दर्न पार्ट में तो दैट वी हैव सीन कि फ्रांस की मदद से डिफीट किया गया था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को। लेकिन सदर्न पार्ट में आप देखोगे कि वहीं के ही जो लोकल पीजेंट्री ग्रुप्स थे उन्होंने हेल्प किया था गुजीपी गेरिबाल्डी को एक मूवमेंट लीड करने में, और दैट वाज द रीजन कि आप देखोगे कि यहाँ पर उन्हीं की हेल्प से
जो ये स्पेनिश रूलर्स थे इनको डिफीट कर दिया गया। और ये कुछ वॉलेंटियर्स थे, आर्म्ड वॉलेंटियर्स थे, जिनमें नेशनलिस्ट आइडियाज थे, जिनको लगता था कि भाई इटली को यूनिफाइड कराया जाना चाहिए। तो ये खुद की मर्जी से आए थे गैरिबाल्डी के साथ में। गैरिबाल्डी ने इनको बेसिकली वी कैन से आइडिया दिया कि हम इटली को यूनिफाइड कराते हैं। तो दे बेसिकली सपोर्टेड गैरिबाल्डी। वो आए खुद वॉलेंटियर्स, वी आर सेइंग हियर, तो खुद वो आए यहाँ पर हेल्प करने के लिए गैरिबाल्डी की। और उसके अलावा जो वहां के लोकल पीजेंट थे सदर्न पार्ट के, उन्होंने भी हेल्प किया किसको, गैरिबाल्डी को, स्पेनिश रूलर्स को डिफीट करने में, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मूवमेंट्स चलाए एंड दैट वाज द रीजन कि सदर्न पार्ट को भी फ्री करा लिया गया। सो फाइनली हमारे 2 एरियाज फ्री हो चुके हैं, किसके कंट्रोल से, रूलर्स के कंट्रोल से। इसका मतलब 2 पार्ट्स हमारे इटली का पार्ट बन चुके हैं। अभी हमारा सेंटर पार्ट बचता है। सो सेंटर में क्या हुआ, सेंटर पार्ट में क्या हुआ, दैट यू नो कि वहां पर पोप रूल कर रहे थे। तो जब पोप ने देखा कि नॉर्दर्न पार्ट में भी बुरा हाल मचा हुआ है, क्योंकि वहां पर भी डिफीट कर दिया गया रूलर्स को, सदर्न पार्ट में भी पीजेंट मूवमेंट कर रहे हैं, और वहां पर भी क्या किया गया, बेसिकली स्पेनिश रूलर्स को हटा दिया गया। तो उनको लगा उनके पास तो आर्मी थी, सारी चीजें थी, फिर भी उनको डिफीट कर दिया गया, तो मैं कितना टाइम तक टिकूंगा। तो उन्होंने खुद ही क्या किया, बेसिकली सस्पेंशन दे दिया अपने कंट्रोल का। उन्होंने कहा ये संभालो अपना सेंटर पार्ट, हम चले। राइट, सो दैट हैपेंड ओवर देयर कि पोप ने खुद ही सरेंडर कर दिया और वहां से वो सेंटर पार्ट को छोड़ करके चले गए। और इस तरह से ये जो पूरा पार्ट था, नॉर्दर्न पार्ट, सदर्न पार्ट और आपका सेंटर पार्ट, ये पूरा आ जाता है कंट्रोल में किसके, लेट्स सी, क्योंकि एक यहाँ पर रूलर को प्रोक्लेम किया गया, एक रूलर डिक्लेयर किए गए, वो कौन थे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। सो दस द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन वाज कंप्लीटेड विद द क्राउनिंग ऑफ विक्टर इमानुएल II ऑफ यूनिफाइड इटली इन 1861। तो 1861 में आप देखोगे कि जो विक्टर इमानुएल II थे, क्योंकि उन्होंने लीड किया था ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली, तो ऑब्वियसली उनको क्या मिलेगा, प्रिविलेजेस मिलेंगे कि ठीक है आपको प्रेफरेंस मिलेगा कि आपने यूनिफाइड कराया है तो आप इसके रूलर बनिए। जो क्राउनशिप थी वो मिली विक्टर इमानुएल II को यूनिफाइड कराने के बाद में इटली को। 1861 में वो वहां के रूलर डिक्लेयर कर दिए गए, प्रोक्लेम कर दिए गए, और इस तरह से इटली का यूनिफिकेशन पूरा हो जाता है। तो अब चलो तुम खुश हो जाओ। राइट, नाउ लेट्स डिस्कस कि यहाँ तक हमने यूनिफिकेशन को तो कंप्लीट करवा लिया है, लेकिन आगे क्या किया गया, उसको एज अ नेशन कैसे बनाया गया। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। देखो, जर्मनी में अभी हमने बात की थी कि यूनिफिकेशन इज द डिफरेंट थिंग, लेकिन मेकिंग इज अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि यूनिफिकेशन करा लिया हमने, रूलर्स के कंट्रोल से छुड़वाया, दैट इज ओके, उसको यूनिफाइड करा लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। अब वहां पर रूल्स रेगुलेशंस कैसे इम्पोज किए जाएंगे ताकि जितने भी लोग हैं वो अपने आप को कनेक्टेड फील कर सकें। सो दैट वाज डन एंड लेट्स सी कि वो कैसे किया गया। लेकिन क्या वाकई इसको करना मीन्स वी कैन से कि इटली को मेक करना इजी था। So let's discuss about this. Much of the Italian population, you will see here, among whom rates of illiteracy were very high, remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology. So that we have seen कि देखो इस टाइम पीरियड में क्या था, ज्यादातर जो मिडिल क्लासेस थी ना, उन्होंने ये मूवमेंट को लेड किया था। जो पीजेंट्री ग्रुप्स थे, जो आर्टिशंस थे, उनकी कंडीशंस जब खराब होने लगी तब उन्होंने क्या बोला कि नहीं, हमें ये मोनार्की सिस्टम खत्म करना है। लेकिन अगर आप बात करोगे कि इटली की यूनिफिकेशन की, तो यहाँ पर जो पीजेंट्स थे ना, उनको नहीं पता था कि नेशनलिस्ट आइडियाज क्या हैं। उनको बस ये पता था कि हमारे रूलर्स क्या कर रहे हैं, किसी चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एंड दैट इज द थिंग कि पहले आपने इंडिया में भी देखा होगा कि जब भी रूलर्स क्या करते थे, कोई भी वॉर लड़ते थे, तो वहां की जो भी लोकल पॉपुलेशन थी वो उसको सपोर्ट करते थे, क्योंकि दे फील कि हम भी इस टेरिटरी का पार्ट है। सो दैट इज आवर ड्यूटी कि हम अपने रूलर को हेल्प करें। सो सेम वाज देयर इन इटली कि उन्होंने हेल्प किया अपने रूलर को कि हाँ वो किसी ना किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं, इटली के लिए लड़ रहे हैं। सो दैट इज द थिंग, हमें उनको सपोर्ट करना होगा। बट उनको नहीं पता था कि नेशनलिज्म क्या है, उनको नहीं पता था कि यूनिफिकेशन के बाद क्या होगा, क्या उनको राइट्स मिलेंगे या क्या होगा। लिबरलिस्ट आइडियाज के बारे में उनको कुछ नहीं पता था। सो दैट वॉज द थिंग, वो केवल किस लिए लड़े, अपने रूलर के लिए। सो दे वर अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। द पीजेंट masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia and believed that La Italia was Victor Emmanuel's wife. So that you will see here कि जो peasants थे southern part में,
जिन्होंने गैरिबाल्डी को सपोर्ट किया, सो एज आई टोल्ड यू कि वो केवल किस लिए लड़ रहे थे कि उनका रूलर कोई लड़ाई लड़ रहा है इसलिए। तो इवन उन्होंने ना जो इटालियन लैंग्वेज थी उसके बारे में, इटालिया के बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं सुना था, इटालिया के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सुना था। उनको ये मानना था कि जब भी कि ये स्लोगन्स दिए जाते थे ला तालिया, तो उनको लगता था कि विक्टर इमानुअल की वाइफ है जिनके नेम पर ये नारे नारे लग रहे हैं, जिनके नेम पर कि वी कैन से कि ये नारे लगाए जा रहे हैं। सो दे वर नॉट अवेयर कि ला तालिया है क्या। उनको लगता था कि विक्टर इमानुअल की वाइफ है, तो उनके लिए ये नारे लगाए जा रहे हैं। सो दैट वाज द थिंग एंड यू विल सी कि दैट वाज द ओनली रीजन कि अपने रूलर के लिए वो लड़े। फाइनली फिर भी आप देखोगे कि इटली को बना दिया गया, वहां पर रूल्स रेगुलेशंस धीरे धीरे इम्पोज कर दिए गए। बेसिकली 1601 में वी हैव सीन कि विक्टर इमानुअल टू को प्रोक्लेम कर दिया गया एज द रूलर ऑफ वी कैन से इंडिपेंडेंट इटली। सो दैट वाज डन एंड बाय दिस यू विल सी कि हमारा इटली का यूनिफिकेशन भी हो जाता है कंप्लीट। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन हम डिस्कस करेंगे। So please be there with me in the next video and I hope that you like this video। और हाँ, अगर पसंद आई है वाकई तो प्लीज लाइक करो और सब्सक्राइब बिल्कुल करो, क्योंकि नेक्स्ट जो भी एपिसोड्स मींस वी कैन से नेक्स्ट जो भी आपके पार्ट्स आएंगे इस चैप्टर के, उनको देखना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से लर्न हो जाए और आप अच्छे अच्छे मार्क्स गेन करो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस